यदि आप लोग वेस्टर्न घाट्स में गए हो कभी तो वहां पे है बहुत सारे रिवर्स वाटरफॉल। ठीक है, जो जलप्रपात है बहुत सारे वहां पे हैं, है ना। और वो रिवर्स है, मतलब आपके नीचे से ऊपर की ओर आपके जो पानी है, हवा है, वो जाती है ना। तो जैसे पश्चिम घाट की एक पीक है कलसुबाई। कलसुबाई पे आप जाते हो, वहां पे आप थूक देते हो तो पहली बात तो वो जो रिवर्स वाटरफॉल्स वगैरह हैं वो उसको ऊपर लेके चले जाएंगे। फिर भी मान लो वो पीक पर कहीं पे गिर गए तो वो दो दिशाओं में चले जाएंगे। वो आपका जो थूक है उसकी एक बूंद चली जाएगी अरब सागर में, दूसरी बूंद पहुंच जाएगी बंगाल की खाड़ी में। ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ कि हमारा जो ये प्यारा भारत है, इस भारत के अंदर एक महान जल विभाजक है। क्या है? एक महान जल विभाजक है जो क्या कर रहा है, इधर अपना जो बंगाल की खाड़ी है और इधर जो अरब सागर है उसके अंदर पानी को इधर और इधर भेज रहा है नदियों के थ्रू। ठीक है, तो क्या है ये अपना महान जल विभाजक? ये भारत के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटता है। ठीक है, और ये शुरू होता है अपने मानसरोवर झील से, फिर अंबाला कामेट होते हुए अरावली पहुंचता है, अरावली से विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट होते हुए कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये है अपना अफवाह तंत्र का जो क्या बोलते हैं, महान जल विभाजक, ग्रेट वाटर डिवाइड इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अच्छा, फिर अपने जो अपवाह तंत्र है उसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं थोड़ा। कि सबसे पहले तो ये अपवाह तंत्र होता क्या है ना। तो जैसे जिस क्षेत्र से नदी की वर्षा प्राप्त होती है, यानी ऐसा कोई एरिया जहां से नदी को वर्षा मिल रही है, या फिर हिमनद जो है ना, उसका जलप्रपात हो, उसे नदी बेसिन, जलग्रहण क्षेत्र या अपवाह द्रोणी कहते हैं। अब महान जल विभाजक मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। अच्छा जी, अब जो अपने भारत की प्रमुख नदियां हैं वो किस तरह से उनका अपवाह तंत्र है, वो मतलब किधर जाती है ना। सागर में जाके गिर रही है उस हिसाब से बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र ये लगभग दो तिहाई है ना। दो तिहाई से ज्यादा, मतलब ऐसा 3/4 है ना। तीसरा हिस्सा है चार में से, 77%। अरब सागर अपवाह तंत्र 18% है, और अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र मतलब जो किसी सागर में नहीं पहुंचती, रास्ते में ही खत्म हो जाती है, वो क्या होती है, अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र उसको बोलते हैं। उद्गम के हिसाब से जो अपनी नदियां हैं उसके दो आधार हैं। एक तो अ, हिमालय अपवाह तंत्र है, वहां से अपने नदियों का उद्गमन होता है। और दूसरा है प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, वहां से नदियां उद्गमित होती हैं। ठीक है, तो ये दो हो गए। इसके बाद जो अपना अपवाह तंत्र है कि ये ऐसे है, ये बटा हुआ है ना, 5% है, 18%, 17%। तो ये तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता ही दोगे, है ना। अब जो हिमालय और जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है इसके अंदर क्या है, कुछ डिफरेंस है ना दोनों के अंदर। तो वो हम देख लेते हैं। हिमालय वाला तो एक एक मैं बता देता हूँ, फिर हम पीडीएफ में देख लेंगे अपने में। तो ये जो अपना हिमालय अपवाह तंत्र है इसके अंदर पानी कहाँ से आता है? ये क्या है, सदावाहिनी होती है। यहाँ से जो अपनी नदियाँ उद्गमित होती है वो सदावाहिनी होती है। इन्हें बारिश का पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इनको क्या मिलता है, जो हिमनद है वहां से पानी मिलती रहती है। ग्लेशियर पिघलते रहते हैं गर्मियों में और इनके साथ बहते रहते हैं, है ना। यानी 12 महीने पूरे साल हिमालय अपवाह तंत्र वाली नदियां क्या है, बहती रहती हैं। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं ये तो क्या है, दक्षिण की बुजुर्ग कहते हैं इनको, है ना। ये पूरी तरह से मौसम के ऊपर निर्भर करेगी, भाई बारिश आएगी तो इनको पानी मिलेगा। सर्दी और गर्मियों में इनका पानी ऐसा सूखता है जैसे एग्जाम से पहले स्टूडेंट का खून। ठीक है, तो ये है अपनी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां जो कि जिनको कि पानी हमेशा नहीं मिलता, सिर्फ बारिश में मिलता है। दूसरा है कि भाई रास्ता किसका लंबा है छोटा है ना। ये
हिमालय से स्टार्ट होगी, है ना, इधर से स्टार्ट हो रही है, इधर से ऐसे 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 फिर यहाँ तक जा रही है, तो इनका रास्ता लंबा है ना। तो इनका रास्ता क्या हो गया, लंबा। प्रायद्वीप पठारी प्रदेश के अंदर क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये लो समुद्र मिल गया, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये लो समुद्र मिल गया, तो इनका रास्ता क्या होगा, छोटा होगा। फिर उम्र की यदि बात करें, है ना, तो उम्र कौन सी की ज्यादा है, जो हिमालय उपतंत्र वाली नदियां हैं वो क्या है, एकदम युवा अवस्था में है, क्योंकि ये यंगफोल्ड माउंटेन से आ रही है ना। अपना हिमालय क्या है, यंगफोल्ड माउंटेन है ना, जो कतई जोश से भरी हुई, रास्ते में जो आएगा उसको उड़ा के लेके चली जाएगी। प्रायद्वीप पठारी प्रदेश की जो नदियां हैं वो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में है, यानी वृद्धावस्थाओं में। तो ये शांत है, गंभीर है, और पठारी इलाके में आराम आराम से बहती है। अब अपर्दन क्षमता, भाई जो जवान होगा, जो स्पीड से बहेगा, वही पानी काट के ले जाएगा, है ना। तो हिमालय की जो अपर्दन क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। इरोजन सबसे ज्यादा कौन करेगा, हिमालय वाली जो नदियां हैं वो करेगी। पहाड़ काट काट कर, आपने देखा होगा हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर कैसे आपके भूस्खलन होता है, किस तरह से बाढ़ आती है, तो घर वर सब बह के आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता, है ना। तो अपरदन क्षमता है इनकी बहुत ज्यादा होती है। वहीं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो अपनी अपरदन क्षमता खो चुकी है। ये सिर्फ मिट्टी वगैरह जमा कर देगी, निक्षेपण, है ना, डिपोजिशन, वो सब ये कर लेती है, उतना ही काम कर पाती है। अच्छा, फिर घाटियां जो है वो कौन कैसी बना रही है, तो ये जो हिमालय की जो नदियां हैं वो पहाड़ों को से काटेगी, है ना, काटेगी और वी आकार की घाटियां बनाएगी, है ना, गोर्ज, कैनियन, सिपरिकाएं, है ना, ये सब ये क्या करेगी, बनाएगी। और मैदान में आते ही गोखुर झील और विशाल मैदान बनाएगी हिमालय वाली। तो क्या क्या कर रही है, वी आकार की घाटियां, गोर्ज, कैनियन, सिपरिकाएं, ये सब ये बनाएगी। मैदान में क्या करेगी, गोखुर झील बनाएगी और विशाल मैदान बनाएगी। वही जो ये प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो क्या करेगी, बहुत ऐसे चौड़ी यूं आकार की, कैसी, यूं आकार की चौड़ी घाटियां बनाएगी, और इनके पास मैदान के नाम पर बहुत सीमित सीमित जो है वो जगह होती है ना। तो ये बहुत सीमित जगह होती है यहाँ पर। जो कोस्टल प्लेन्स है वो हमने पढ़ा था, है ना। फिर इनकी जो विसर्पण जो है ना, वो कितना कर पाएगी वो देखते हैं हम, है ना। तो ये वाली जो है ऐसे घूम घूम के आती है वो खूब, है ना, जहाँ मन किया वहीं से घूम जाएगी, तो विसर्पण ज्यादा होता है इसका, है ना। और ये क्या है, पहाड़ों से विसर्पण नहीं करेगी, है ना, केवल समुद्र में गिरने से पहले थोड़ा डेल्टा क्षेत्र के अंदर ऐसे घूमेगी, है ना, यहाँ से ऐसी सीधी आई और यहाँ पे आके भले थोड़ा बहुत घूम ले, है ना। इतना पानी नहीं है, इतनी स्पीड नहीं है, तो इतना नहीं होगा। अच्छा, नौकायन कौन से में आसान होगा, है ना। अब हिमालय वाला है, ये साल भर इसके अंदर पानी रहता है ना, इसलिए नौकायन के लिए बेस्ट है ना। जैसे नेशनल वाटरवे जो है वो गंगा के अंदर है ना, वन तो। और अगर दूसरे की बात करें, हाईवे नहीं वाटरवे, ये है अपना ब्रह्मपुत्र के अंदर, है ना। अब जो प्रायद्वीपीय वाली है, इसमें नाव चलाना मुश्किल है क्योंकि पानी तो होता है कम, है ना। और कुछ जैसे है जिनमें ज्यादा होता है, जैसे महानदी है ना, उसमें NW5 जो है, नेशनल वाटरवे 5 बना हुआ है ना। फिर बिजली यदि बनाना हो, है ना, HEP जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, वो कौन से में ज्यादा है, अब आप बताओ। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसके पास पानी ज्यादा होगा, तो उसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। तो हिमालय की ज्यादा है। और ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, इसकी जो नदियां है उनकी
जल विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है, कम है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। हिमालय जो है सदाबहानी होती है, वर्षा हिमनद से जल प्राप्त करती है। हिमोष्मीय है, केवल वर्षा से जल प्राप्त करती है। बहाव क्षेत्र जो है बहुत बड़ा होने के कारण नदियों का मार्ग लंबा होता है। बहाव क्षेत्र क्या होता है, कम होता है, नदियों का मार्ग क्या होता है, छोटा होता है। ये यंगफोल्ड माउंटेन से आ रही है ना, इसलिए युवा अवस्था में है। ये बूढ़ी है। अपरदन क्षमता ज्यादा है, कम है। जो प्रायद्वीपीय पठारी है, ये यूं आकार की घाटियां सीमित मैदान बनाती है। वी आकार की घाटियां, गोर्ज, कैनियन, सिपरिकाएं, गोकुड़ झील, बड़े मैदान ये बनाती है हिमालय वाली। नदियां बहते समय विसर्पण केवल मैदानी क्षेत्र में करती है, वैसे केवल डेल्टा क्षेत्र में विसर्पण करती है। नौकायन इधर नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र वाला इधर है, और महानदी वाला NW5 इधर है। जल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो ज्यादा है हिमालय की, इसकी कम है। इस तंत्र की अधिकतम नदियां पूर्ववर्ती व अनुवर्ती है। क्या है, पूर्ववर्ती व अनुवर्ती, इधर इधर है ना। जैसे सिंधु हो गई, सतलज हो गई, कोसी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। इस तंत्र में अधिकतम नदियां अनुवर्ती व अध्यारोपित है। अब अध्यारोपित नदियां कौन कौन सी है, चंबल, बनास, दामोदर, स्वर्णरेखा, ये सब। ठीक है। फिर अपना जो हिमालय अपवाह तंत्र है ना। अच्छा, ये बताऊं क्या मैं आपको, पूर्ववर्ती नदियां क्या होती है एरिया, है ना। चलो ठीक है, बता ही देता हूँ मैं आपको, ऐसे लगेगा कि समझाता तो कुछ है नहीं। हाँ हाँ, पूर्ववर्ती, है ना। जो नदियां क्या है, ये वैसी नदियां जो बिल्कुल ऐसे जिद्दी है ना, जो हिमालय के बनने से पहले भी वहीं से बह रही थी, है ना। पूर्ववर्ती, पहले से जो बह रही है ना, बहे जा रही है। तो हिमालय से पहले से ये बह रही है। तो हिमालय जब ऊपर उठा तो इन्होंने रास्ता नहीं बदला, वो वहीं से बहेंगे हम, है ना। पहाड़ को काटेंगे और वहीं से बहेंगे। हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। पहाड़ बनो कुछ बनो, हम इधर से ही बहेंगे। तो सिंधु, सतलज, कोसी, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है, पूर्ववर्ती नदियां हैं। दूसरा क्या है, अनुवर्ती। ये वो नदियां हैं जो बिल्कुल ऐसे शरीफ हैं, जिधर अपने को ढाल मिलेगा अपन उधर को बह लेंगे। ठीक है। तो ये होगी अपनी अनुवर्ती। फिर एक और है अध्यारोपित नदियां, है ना। तो अध्यारोपित नदियां कौन सी है, ये वो नदियां हैं जो ऊपर की जो मुलायम चट्टानों को काटेगी है, चंबल बनाती है ना, बियर। और जो प्राचीन कठोर चट्टान है, उनके ऊपर अपना पुराना रास्ता बनाए रखती है ना। तो सीधा आपको ध्यान रखना है कि अध्यारोपित नदियां कौन कौन सी है, चंबल, बनास, दामोदर, स्वर्णरेखा वगैरह वगैरह, है ना। तो ये हो गई बात। अब हम बात करेंगे हिमालय अपवाह तंत्र की। इसके तीन भाग है, सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ठीक है। अब देखो कौन कैसे है, कितनी बड़ी है, क्या है ना। जो सिंधु नदी है वो 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है ना। भारत के अंदर कितनी है, 1114 किलोमीटर है। इसका कुल जल ग्रहण क्षमता कितनी है, 11.65 है। और भारत के अंदर कितनी है, 3.21 है ना। अब देखो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है और जो गंगा नदी है, उसमें ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से भी क्या है, बड़ी है ना। लेकिन इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। इसलिए जो भारत के अंदर जो इसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो क्या है, कम है। ठीक है। 11.65 लाख, इसका 10.6 लाख अपने गंगा का। लंबाई जो है गंगा की भारत में कितनी है, 2525, है ना। इसकी 1114 ही है। और ब्रह्मपुत्र की तो और कम है, 900। कुल लंबाई ब्रह्मपुत्र की कितनी है, 2900 किलोमीटर। ठीक है। और जल ग्रहण क्षमता गंगा की 10.6 है, और भारत के अंदर 8.6 है। ठीक है। भारत में सिंधु की 3.21 ही है, और ब्रह्मपुत्र की टोटल 5.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इधर जो आपके ब्रह्मपुत्र है उसकी 1.94 इंडिया के अंदर जल ग्रहण क्षमता है। ठीक है। तो आप ये टेबल याद करना। हम आज जो है सिंधु नदी अपवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सिंधु नदी के बारे में हम सारी चीजें हम देखेंगे, कहाँ से ये
उद्गम हो रही है वो सारी चीजें, है ना। अगर फिर ये हो जाती है तो आज हम गंगा स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो टुकड़ों में आराम से पढ़ लेंगे। अच्छा जी। तो सिंधु नदी, सिंधु नदी जो है अपनी, इसका और ये राम है। हम्म। ओके। ये जो है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है, तिब्बत वाले जो लोग हैं ना, वो क्या करती है, उनको बुखार हो जाती है तो वो ऐसे करते हैं, चू 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 चू, है ना। तो इसका उद्गम होता है बुकर चू, बोखर चू। कैलाश पर्वत है अपना, उसके अंदर है मानसरोवर झील। कौन सी झील है? मानसरोवर झील, तिब्बत में, है ना। और यहाँ पर बोकरचू ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? बोकरचू ग्लेशियर। वहां से अपनी सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, तिब्बत के अंदर जो तिब्बत वाले लोग हैं, इसको बोलते हैं सिंगी खम्बान। क्या बोलते हैं? सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान का मतलब शेर का मुंह, ठीक है। तो ये शेर के मुंह से निकल के आ रही है ना। फिर अपने जो ये दमचोक है, कौन सी जगह है? दमचोक। यहाँ से ये भारत के अंदर एंट्री मारती है। लद्दाख और झांसकर श्रेणियां हम पढ़े थे दूसरी क्लास में। इधर लद्दाख है, इधर झांसकर श्रेणी है, ठीक है। तो ट्रांस हम हिमालय के पार्ट हमने पढ़े थे ना। अच्छा जी। तो कालजा जिसके तीन भाग थे, है ना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में ये बहती हुई आगे जाती है, और चिल्लास नाम से ये पाकिस्तान के अंदर एंट्री मारती है, ठीक है भाई। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ घुसती है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो चिल्लाते हैं, है ना, चिल्लास। वहाँ के लोग क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। हम्म। फिर ये जो है कहाँ पे जाती है? मिठानकोट होते हुए, कराची होते हुए, और आपके कराची के पास डेल्टा बनाते हुए अरब सागर के अंदर ये क्या हो जाती है? मिल जाती है। ये तो हो गया इसका रास्ता। अब देखो इतनी सारी इसकी सहायक नदियां हैं, है ना। तो ये जो सहायक नदियां हैं ये तो आपको याद होनी चाहिए, है ना। आप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं। और अगर आपकी सब्जेक्टिव एग्जाम होती है, किसी एग्जाम में आप मेंस लिख रहे हो या फिर कोई और सब्जेक्टिव एग्जाम होती है, तो आपसे तो पूछा जाएगा, इसकी दाईं ओर से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उनके नाम बताओ, है ना। बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं उनके नाम बताओ, है ना। तो वो आपको पता होने चाहिए। चलो करते हैं इनको याद। आपको ऑपरेशन सिंदूर याद है ना। उसमें क्या हमारे फौजी भाइयों ने जो जो पीटा है उधर वालों को, है ना। उधर वाले मतलब आतंकवादियों को, है ना। हाँ। तो क्या हुआ कि उधर थे काबुल में स्वाति और खुर्रम। कौन थे? स्वाति और खुर्रम। तो इन्होंने क्या है, टोपी पहनी। क्या पहनी? टोपी पहनी। अब ये टोपी पहनकर गिलगित में आके शोक मनाने लगे, है ना। तो ये क्या किए? गिलगित में आके शोक मनाने लगे। और हमारे वालों ने क्या किया? गोमल की तरह इनका शिकार किया। गोमल जानते हो ना, गोबर। गोमल की तरह इनका शिकार किया, नुब्रा नदी से जाते हुए, है ना। नुब्रा नदी शोक नदी की सहायक है। शोक नदी सिंधु नदी से आगे मिलती है ना। फिर इसके थ्रू आगे अपने भेज दिया, है ना, अपने हथियार वगैरह, और जाके धाई 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 कूट दिया। तो कहानी क्या बनी कि आपके जो काबुल है, काबुल एक सहायक नदी है इसकी, है ना। काबुल में स्वाति, स्वात और खुर्रम, खुर्रम भी एक इसकी सहायक नदी है। स्वाति और खुर्रम ने टोपी, टोपी की जगह आप तोची याद रख लो। तोची इसकी सहायक नदी है। तोची, तोची, है ना। तोची पहनकर, और क्या किए? गिलगित में शोक मनाए।
ये गिलगित में शोक मनाए। ठीक है, शोक की एक और सहायक नदी खुद की क्या है, नुब्रा है। ठीक है। हुण, हुण मतलब हुंजा। ठीक है, हुंजा इसकी सहायक नदी है। हुण, अपने वालों ने क्या किया, गोमल की तरह इनका शिकार किया। गोमल, गोमल इसकी एक सहायक नदी है, ये रही, है ना। गोमल की तरह मतलब गोबर की तरह इनका क्या किया, शिकार किया। क्या किया, शिकार किया। तो शिकार से इन एक और सहायक नदी है, शिकार, सी गार, गार। ठीक है, याद हो गई क्या, गोमल, काबुल, स्वात, खुर्रम, गिलगित, हुंजा, शोक, नुब्रा, है ना, और सिगार, ये सारी जो है इसकी सहायक नदियां है, दाई तरफ की। ये तो कौन सी हो गई, दाई तरफ की सहायक नदियां हो गई। ओके, ओके। अब बाईं ओर की सहायक नदियां, है ना। तो बाईं ओर की जो सहायक नदियां है वो कौन सी है, आपके जास्कर है एक तो, है ना। उसके अलावा आपके सुरु है, ट्रांस भी बोलते हैं उसको, है ना। और हमारे जो ये पंचनद है, कौन से हैं, ये हमारे पंचनद है। फिर यही है ना। तो ये पंचनद अपने को ध्यान रखना है, और जास्कर और सुरु जो है वो भी इसकी सहायक नदियां हैं, जो बाईं ओर से मिलती हैं। ठीक है। अब जो अपने पंचनद है ना, इनके बारे में बात करते हैं पहले। ये देखो, सतलज इधर से आ रही है ना। सतलज कौन सी घाटी से प्रवेश करती, हाँ, कोई पास है, कोई दर्रा है ना, जहां से ये प्रवेश करती है, हमने पढ़ा है ना। तो ठीक है, बताओ आप कमेंट्स के अंदर, फिर मैं तो बता ही दूंगा अभी। ये सतलज आ रही है, ठीक है, ये इनमें सबसे लंबी आ गई, है ना। फिर ये यहाँ पे आके मिल गई इसमें चिनाब। फिर इधर से चंद्रताल लेक से है ना, चंद्रभागा है। फिर यहाँ से ये चिनाब आई, 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 और यहाँ पे आके इसमें मिल गई। ये झेलम है ना, ये आ गई। फिर ये अपने रावी आ गई, और ये व्यास आ गई। तो ये पंचनद है अपने, है ना। तो इनके आपको यदि कोई पूछ ले कि भैया पुराने नाम बताओ, क्या करो, इनके पुराने नाम बताओ। झेलम को क्या कहते थे, वितिस्ता इसको कहते थे, है ना। क्या कहते थे, वितस्ता इसको कहते हैं। झेलम को क्या कहते थे, वितस्ता। जो अपनी चिनाब है ना, चिनाब, चेनाब, इसको क्या कहते हैं, अस्किनी कहते थे। क्या कहते थे इसको, अस्किनी कहते थे। फिर आती है अपनी रावी है, कौन सी है, रावी। रावी को क्या कहते थे, इरावती या पुरसनी, इरावती या पुरसनी। फिर है व्यास, व्यास को विपाशा, व्यास को क्या कहते थे, विपाशा। सतलज जो है अपनी, इसको बोलते हैं सतुद्री। अभी सतलुज एक मूवी आई थी, जो बैन हो गई, पता है आपको, हाँ? किस पे बेस्ड थी वो, हाँ? कुछ है पता तो बताओ, देखिए, करो कमेंट। मूवीज वगैरह कितने देखते हो आप। चलो, फिर मैंने आपको यहाँ पर बताए थे ना आपको, दोआब, है ना, ये सिंधु नदी है। और सिंधु नदी और झेलम के बीच के अंदर कौन सा आ रहा है, सिंधु सागर, दोआब। झेलम और चिनाब जो है उसके अंदर क्या है, छाछ। झेलम और चिनाब के बीच में ये वाला जो है, ये दोआब क्या है, छाछ है। ठीक है। चिनाब और रावी के बीच में कौन सा है, रेचना। कौन सा है, रेचना। फिर रावी और व्यास के बीच में बारी है। ठीक है। व्यास और सतलज के बीच में जो है अपना, उसको क्या बोलते हैं, बिस्त बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गए अपने दोआब। अब हम एक एक करके जो अपने पंचनद है उसकी पांचों नदियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो झेलम है, झेलम जो है ना, वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो अपनी पीर पंजाल श्रेणी अपन ने पढ़ी थी, वहां पे एक झरना है, वेरीनाग झरना। कौन सा झरना है, वेरीनाग झरना। यहाँ से इसका उद्गम होता है। ट्रिक बताऊंगा मैं, देखो, जब कश्मीर की नागिन डसेगी ना, तो दर्द चुपचाप झेलना पड़ेगा, है ना। कश्मीर की नागिन जो है, मतलब कश्मीर के अंदर वेरीनाग जो झरना है, वहां से निकलती है। दर्द चुपचाप झेलना पड़ेगा, झेलना मतलब झेलम नदी यहाँ से उद्गमित होती है। ठीक है।
अच्छा जी। तो अब ये यहाँ से निकलेगी, यहाँ से जाएगी और ये बनाएगी एक झील, जो हिंदुस्तान की, अपने प्यारे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और उसका नाम क्या है? वुलर झील। ठीक है, तो ये क्या करती है? वुलर झील का निर्माण करती है। इसके बाद इसके जो किनारे पर अपने जम्मू कश्मीर का बहुत ही प्यारा रोमांटिक शहर बसा हुआ है, श्रीनगर। श्रीनगर किसके किनारे बसा हुआ है? झेलम के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये जो है, ये आप देखो, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये बह रही है। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर बहने वाली ये नदी है। ठीक है, फिर ये आगे देखो, आगे ऐसे जाके, और पाकिस्तान में यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है झंग। कौन सी जगह है? झंग। जंग करते रहते हैं यार ये, नालायक है ना। तो झंग में जाके झेलम जो है चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, विलीन हो जाती है चिनाब नदी में। ठीक है, अच्छा, इसकी प्रमुख सहायक नदियों की यदि बात करें तो किशनगंगा इसकी सहायक नदी है, जिसको पाकिस्तान वाले नीलम कहते हैं। किशनगंगा को पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं? नीलम कहते हैं। ठीक है, अब इस पर कुछ परियोजनाएं हैं, है ना। तो किशनगंगा है, तुलबुल है, उरी है। उरी आपने मूवी देखी होगी, है ना। किशनगंगा आपने सुना होगा, तुलबुल परियोजना आपने सुना होगा। तो फिर भी यदि आपको ट्रिक चाहिए तो मैं बना सकता हूँ कि किशन की बुलबुल सब कुछ झेल कर उड़ गई। किशन की बुलबुल क्या किया? किशन की बुलबुल के साथ क्या हुआ? किशन की बुलबुल सब कुछ झेल कर उड़ गई। किशन से किशनगंगा हो गया, बुलबुल से तुलबुल हो गई, और झेलने से झेलम हो गई, और उड़ने से उड़ी हो गई। ठीक है, ये थी अपनी झेलम नदी। इसके बाद हम बात करते हैं चिनाब की। तो दो भाई थे, चंद्र और भागा। इन्होंने बड़ा लच्छा पराठा खाया और करने लग गए तांडव। क्या करने लग गए? तांडव करने लग गए। तो इससे क्या हुआ? तांडव करोगे तो सबका चैन क्या हो जाएगा? खो जाएगा। ठीक है, तो चंद्र और भागा दो झरने हैं। बड़ा लच्छा पराठा, 12 लच्छा जो है ना, वहां पर तांडी नाम की जगह है, वहां पर तांडव मतलब तांडी नाम की जगह है। वहां पर चंद्र और भागा आके मिलते हैं। चलो थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाते हैं और अपनी जो चिनाब है इसको थोड़ा और मजे से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, यहीं पर हिमाचल के अंदर एक हिमनद है, सिगरी हिमनद। कौन सा हिमनद है? सिगरी हिमनद। ये जो सिगरी हिमनद है ना, यहाँ से बिल्कुल ऐसे ठंडा चिल्ड पानी मिलता है चिनाब नदी को। ठीक है, अच्छा, अब ये कहाँ से बहती है? यहाँ ये हिमाचल प्रदेश, फिर जाएगी ये जम्मू कश्मीर, है ना, फिर जाएगी ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान में मिठान कोट नामक जो जगह है, कौन सी जगह है? ये वाली जो जगह है इसको क्या बोलते हैं? मिठान कोट बोलते हैं। इधर इधर ये वाला मिठान कोट में आके ये ये रहा मिठान कोट, है ना। मिठान कोट में आके किसमें मिल जाती है? ये सिंधु नदी के अंदर आके ये मिल जाती है। ठीक है, तो चिनाब नदी चंद्रभागा से निकली और मिठान कोट में आके सिंधु नदी में ये मिल गई। ठीक है, इसकी दो सहेलियां हैं, मतलब इसकी दो क्या हैं? सहायक नदियां हैं, है ना। और यहाँ पे जो है मरुसुंदर और तवी नाम की दो इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, जो मरुसुंदर है इस पर तो पाक्कल दुल प्रोजेक्ट है, और तवी जो है इसके ऊपर चेन्नानी प्रोजेक्ट है ना। और ये जो तवी है इसके किनारे आपका जम्मू शहर जो है वो बसा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी चिनाब, है ना। इसकी प्रोजेक्ट्स बताइए मैंने। यहाँ पर है तीन बड़े डैम बन रहे हैं, है ना। दुल्हस्ती, सलाल और बगलिहार, है ना। तो जैसे दुल्हन है, दुल्हन जाती है आजकल, दुल्हन है कश्मीर वगैरह, हाँ, हिमाचल कश्मीर वगैरह ज्यादा जाती है आजकल की दुल्हन है। तो चिनाब पहुंच गई एक दुल्हन। तो चिनाब के पानी में, जो कि बहुत ज्यादा ठंडा था, ठंडा होगा तो सोल ओढ़नी पड़ेगी, है ना। तो चिनाब के पानी में दुल्हन का सोल जो है बगल से बह गया। क्या हो गया? चिनाब के ठंडे पानी में दुल्हन का सोल बह गया। तो दुल्हन से तो दुल्हस्ती, सोल से सलाल हो गया,
और बगल से हो गया बगली हार। ये हो गई तीन इसकी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये हो गई अपनी झेलम। झेलम के बाद में हम बात करते हैं कौन सी नदी आती है, रावी। झेलम हो गई, चिनाब हो गई, इस चिनाब के बाद कौन सी आती है, रावी आती है। ठीक है, रावी का पुराना नाम क्या था, इरावती या पुरुषनी। ठीक है, ओके। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल के अंदर जो रोहतांग दर्रा है, कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा जो है, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और रोहतांग से ये बारह बंगल मतलब गांव है रोहतांग में, वहां से ये निकल के चंबा की घाटी में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, चंबा की घाटी में पहुंचती है। अब चंबा की घाटी से ये बहती हुई जम्मू कश्मीर और पंजाब के रास्ते भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, ये देखो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर बहती हुई ऐसे सांप की तरह बल खाती हुई जाके किस में मिल जाती है, चिनाब में ये जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसका जो अगर इसके ऊपर कोई प्रसिद्ध शहर वगैरह आपसे पूछ ले, है ना, तो पाकिस्तान का जो लाहौर है वो रावी के तट पर है, मतलब इसके किनारे पर है। ठीक है, अब ये जो चिनाब में मिल रही है वो जो जगह है उसका नाम क्या है, सराय सिंधु। सराय का मतलब क्या होता है, होटल होता है ना। तो सराय सिंधु नामक जो जगह है वहां पर आके रावी जो है किससे मिल जाती है, चिनाब से मिल जाती है। ठीक है, इसके ऊपर चमेरा, थीन और शाहपुर कंडी जैसी परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी है, चमीरा और थीन, जिसको जहां पर रणजीत सागर वहां पर बांध बना हुआ है, और शाहपुर कंडी जैसी यहाँ पर तीन परियोजनाएं हैं। उसके बाद पहुंच गए हम व्यास। ये अपनी नदी है। मैं अपनी क्यों बोल रहा हूँ कि ये अपने स्टार्ट होती है और अपने ही है ना। ठीक है, ये सतलज में मिल जाती है वो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं पाकिस्तान जा रही है ना। तो हिमाचल के अंदर रोहतांग दर्रा ना, जहां से अपनी रावी निकल रही थी, उधर ही से क्या निकल रही है, अपनी व्यास कुंड से निकल रही है व्यास नदी, है ना। रोहतांग दर्रे के पास जो व्यास कुंड है वहां से निकल रही है व्यास नदी। और ये बहती है हिमाचल की खूबसूरत घाटी कुल्लू से होते हुए। कौन सी घाटी से, कुल्लू घाटी से ये बहती है। अब ये जो है पंजाब के हरी के बेराज नामक जो स्थान है वहां पर आके सतलज से मिल जाती है ना। अब ये जो हरी के बैराज है ना, जहाँ व्यास और सतलज नदी का मिलन होता है, वहीं से हमारे राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी है, आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वो निकाली गई है। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर दो प्रमुख बांध है। व्यास नदी पर कितने प्रमुख बांध है, दो प्रमुख बांध है। एक तो पोंग है, दूसरा पंडो है। क्या क्या है, एक तो पोंग है और एक क्या है, पंडो है। ठीक है, अच्छा जी। और जो पोंग है ना अपना, उसके ऊपर महाराणा प्रताप सागर है। क्या है उसके ऊपर, महाराणा प्रताप सागर जलाशय है। ठीक है, इसके बाद ये आ गई सतलज नदी। तो अभी जब सहायक नदियां पढ़ रहे थे तब मैंने आपसे पूछा था, अब किसने कमेंट किया नहीं किया, ये कहां से एंट्री लेती है इंडिया में। फिर से मौका दे रहा हूं, चलो मैं बताता हूं पहले इसका उद्गम कहां से होता है ना। पहली बात तो यह है कि ये सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और मजे की बात बताऊं, ये कैसी है, पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है, जिद्दी नदी है कि भाई जहां से पहले बहते थे वहीं से अब बहेंगे, चाहे कोई पहाड़ बनाओ चाहे जो कर लो, हम तो वहीं से जाएंगे जो हमारा पहले से रास्ता है ना। इसका जो उद्गम होता है वो तिब्बत के अंदर एक झील है, राकास ताल या राक्षस ताल उसको बोलते हैं, वहां से इसका जन्म होता है। ठीक है, कहां से आ रही है, राक्षस ताल से। तिब्बत में इसको लांगचेन खम्बान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लांगचेन खम्बाब बोलते हैं। अच्छा, ये अब बताओ, ये वाली जो जगह है वो क्या है, ये है सिपकी ला। कौन सी ला है, सिपकी ला। ठीक है, तो सिप किला दर्रा जो है वहां से भारत के अंदर प्रवेश करती है। इसके ऊपर पंजाब के दो मशहूर शहर है, लुधियाना और फिरोजपुर। ये सतलज नदी के किनारे हैं। ठीक है,
ये पाकिस्तान के अंदर उच्च शरीफ में जाकर चिनाब नदी से मिल जाती है ना। उच्च शरीफ है पाकिस्तान में, वहां जाकर ये क्या हो जाती है, चिनाब से मिल जाती है। ठीक है। इसके ऊपर तीन प्रमुख डैम हैं, नाथपा झाकड़ी, भाखड़ा और नांगल। कौन कौन से हैं? नाथपा झाकड़ी, भाखड़ा और नांगल। ठीक है। नांगल तो यहाँ पे है, जो हिमाचल है, हिमाचल में ऊना के थ्रू आप जब जाते हो तो आपको मिलता है। ठीक है। और इसका जो वो है, आपके जो भाखड़ा बांध है उसके पीछे एक बड़ा सा जलाशय बनता है, उसको गोविंद सागर जलाशय कहते हैं, जो कि आपके हिमाचल के अंदर है। ठीक है। तो ये हो गई अपने पंचनद। ठीक है। और यहाँ पे हमारी जो सिंधु नदी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन गंगा नदी की, लेकिन पहले जो हमने पढ़ा वो पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है। हम्म, सिंधु नदी अपवा तंत्र। ठीक है। तो सिंधु का उद्गम कहाँ से हो रहा है? मानसरोवर झील से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? मानसरोवर झील से, जो कैलाश पर्वत है वहां पर बोकरचू के पास से होता है। ठीक है। इसको तिब्बत में सिंगी खम्बान कहते हैं, जिसका मतलब शेर का मुख। ठीक है। अपोहा क्षेत्र कहाँ से है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर अपने ये बह रही है। ठीक है। दमचौक और जासकर श्रेणी के बीच में ये बहती है। इसके किनारे लेह लद्दाख जो शहर है, लद्दाख का जो अपना लेह है वो अपनी इंडस नदी जो है, सिंधु नदी है, उसके किनारे स्थित है। नंगा पर्वत के पास बुंजी गोर्ज का निर्माण करती है। ठीक है। कौन सी गोर्ज का निर्माण करती है? नंगा पर्वत के पास बुंजी गोर्ज का निर्माण करती है। पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान से प्रवेश करती है। अटक नामक स्थान से मैदानों में प्रवेश करती है। ये वाला फैक्ट मैंने आपको शायद नहीं बताया था। अटक से पाकिस्तान में के जो मैदान है वहां पे ये प्रवेश करती है। मिठान कोट के पास पंचनद का सिंधु में संगम होता है, ये बात हमने कर ली। कराची के पास डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में मिलती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई, चौक, हुणजा, काबुल, खुर्रम, स्वात, तोची, गिलगित, गोमल, सिगार या संकर, संगर। चौक की जो सहायक नदी है वो नुब्रा हम पढ़ ही चुके थे, है ना। बाईं ओर से झांसकर शुरू और पंचनद झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है। ये मैप से ही अंबर ने सारी सिंधु नदी पढ़ी है, तो वही नहीं है। ये पंचनद, इनके पुराने नाम झेलम को वितिस्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी को पुरुषनी, इरावती, व्यास को विपासा, सतलज को सतुजनी। अच्छा, लंबाई के अनुसार सतलज सबसे बड़ी है, चिनाब उससे छोटी है, फिर रावी, झेलम, व्यास, ये हम मैप में देख चुके हैं, है ना। अच्छा जी। ओह, ज्यादा स्पीड से भाग गया। हाँ। तो ये दोआब की अगर बात करें तो ये मैं आपको दो तीन बार चार बार बता चुका हूँ। सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर है, झेलम और चिनाब के बीच में छाछ है, चिनाब और रावी के बीच में रेचिना है, रावी और ब्यास के बीच में बारी है, व्यास और बिस्त के बीच में बिस्त है, ब्यास और सतलज के बीच में बिस्त है। ठीक है। फिर आता है अपना झेलम नदी। झेलम नदी के बारे में हमने बात की कि ये जो है पीर पंजाल श्रेणी के अंदर वेरीनाग झरना है, वहां से इसका उद्गम होता है। श्रीनगर इसके पास में है, वुलर झील बनती है यहाँ पर। किसल गंगा जो है वो इसकी सहायक नदी है, जिसको नीलम भी बोलते हैं पाकिस्तान वाले, और ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है, और पाकिस्तान में झंग नामक स्थान पर ये चिनाब नदी से मिलती है। ठीक है। वेरनाग झरना से, पेड़ पंजाल से इसका उद्गम हो गया, झंग में चिनाब से मिलेगी, भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहता है। प्रमुख सहायक नदी के गंगा नीलम है। वुलर झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इसका इसमें निर्माण होता है। इसके किनारे श्रीनगर शहर है। किशन गंगा, तुलबुल और उरी जो है वो इसकी परियोजनाएं हैं। एक जम्मू कश्मीर भी इसकी परियोजना है। ठीक है। अच्छा जी। तो ये हो गई बातें। इसके बाद अपने चिनाब नदी आती है ना। चंदर और भागा से जो है दो धाराएं हैं, उससे आके जो ताड़ी नामक जगह है वहां पर बारह लच्छा और बारह सिगरी जगह है, वहां से, है ना, ये इसका वो होता है, उद्गम होता है। फिर ये जम्मू कश्मीर होते हुए जाती है और मिठानकोट में सिंधु नदी से जाकर ये मिल जाती है। ठीक है। प्रोजेक्ट है इसके ऊपर बगलिहार, सुलाल और दुलस्ती। बगलिहार, सुलाल और दुलस्ती, वो दुल्हन वाला एग्जाम्पल देके मैंने आपको अभी समझाया था, है ना। दुल्हन साल उठ के, दुल्हन का साल जो ठंडे पानी में किसमें चला गया, बगल से बह गया। ठीक है। तो बारह लच्छा दर्रा के पास केलांग, तांडी, हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा धाराओं के मिलने से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। बारह सिंगरी हिमनद से ये ठंडा जल प्राप्त करती है।
है ना। हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से होते हुए मिठानगढ़ में सिंधु नदी में संगम होता है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, ये वाला फैक्ट। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी तो सतलज है। हाँ, ये ना ना ना, ये गलत बात। प्रमुख सहायक नदियां मरुसुंदर जिसपे पक्कलदुल प्रोजेक्ट है, तवी पे चेनानी प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट और कौन से है? दुलस्ती है, सलाल है, बगलियाहार, जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर आ जाती है अपनी रावी नदी। रावी नदी जो है उसका कहाँ है? रोहतांग दर्रे के पास में जो भंगल गांव है हिमाचल प्रदेश का, वहां से इसका उद्गम होता है, ठीक है। चमाघाटी में ये बहती है। फिर यहाँ पर चमेरा प्रोजेक्ट है, रंजीत सागर है, जिसपे जोथीन प्रोजेक्ट है, वहां पर रंजीत सागर है, शाहपुर कंडी, ये इसके 3 प्रोजेक्ट हो गए। लाहौर इसके किनारे हैं, और सराय सिंधु में जाके ये चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। चमाघाटी से बहाव हो गया, ये सारी बातें। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहती है, ये पता ही जगह है ना। अच्छा, फिर अपनी ब्यास नदी जो अपने शुरू अपने खत्म। ब्यास कुंड से हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी में ये बहती है। पोंग और पंडो है, और जो अपना पंडो है उसके ऊपर महाराणा प्रताप जलाशय है। और सतलज से आके ये मिलती है हरी के बेजाज नामक स्थान, वहां से आपके आईएनजीपी निकलती है। पोंग पर महाराणा प्रताप जलाशय है हिमाचल प्रदेश में, पंडो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रे के पास यहाँ से इसका उद्गम हो गया। हरी के बैराज पंजाब नामक स्थान पर सतलज नदी में संगम हो गया। हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, कुल्ली घाटी से ये बहता है, ठीक है। अच्छा, सतलज नदी जो कि आपके राकास ताल या राक्षस ताल से, तिब्बत से यहाँ से ये होगा इसका उद्गम। सिप किला जो है वहां से ये एंट्री मारती है। इसको लांगचेन खंबाब कहते हैं तिब्बत वाले। नाथपा झाकड़ी, भाखड़ा और नांगल इसके ऊपर प्रोजेक्ट है। नाथपा झाकड़ी और भाखड़ा जो है ये हिमाचल में है, नांगल पंजाब के अंदर है। और गोविंद सागर जलाशय भाखड़ा के ऊपर पीछे जो बना हुआ है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और चिनाब से आके ये उच्च शरीफ में मिल जाती है, ठीक है। ये वाली बातें हो गई। इसके प्रोजेक्ट नाथपा झाकड़ी भाखड़ा नांगल ये होगा। किनारे शहर लुधियाना और फिरोजपुर है। अच्छा जी, ये भी कैसी है? पूर्वती नदी है ना। अच्छा, फिर आ जाता है अपना गंगा नदी अपोहा तंत्र। अपनी जो गंगा नदी है इसके लिए अपने को याद करने पड़ेंगे 5 प्रयाग। क्या याद करने पड़ेंगे? 5 प्रयाग, उससे होता है गंगा नदी का उद्गम, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है बद्रीनाथ सतोपन से अलकनंदा, जो आपके नदी निकल रही है, ये अलकनंदा यहाँ से निकल के ऐसे आ रही है ना। अब इसके अंदर आके और बाकी जो है नदियां आके मिलती हैं, और क्या बनते हैं? प्रयाग बनते हैं, ठीक है। तो ये जो पंच प्रयाग हैं वो हम याद करते हैं। सबसे पहला है विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो कि जोशीमठ में है, ये जो है इधर आके धौली गंगा मिलती है। कौन सी गंगा मिल रही है? धौली गंगा, है ना। तो भगवान विष्णु के चरणों की धूल है गंगा। भगवान विष्णु के चरणों की क्या है? धूल है गंगा। तो विष्णु प्रयाग धौली गंगा आके मिलेगी किसमें? अलकनंदा में मिलेगी, ठीक है। फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है। नंद नंद, नंदाकिनी और नंद प्रयाग, ठीक है। अच्छा जी, फिर है अपना कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग जो है उसके अंदर आ रहा है पिंडर। वैसे तो जो अपने भीष्म पितामह है उसके उसका पिंड उनका पिंडदान कौन करते? कर्ण करते, लेकिन कर्ण को पहले ही पांडवों ने सल्टा दिया, है ना। तो कर्ण प्रयाग पिंडर नदी इसके अंदर आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आता है रुद्र प्रयाग। रुद्र कौन है? रुद्र कहते हैं शिव को, ठीक है। तो वैसे ही रुद्र यदि देखोगे देवियों में तो काली माँ है ना। काली गंगा और मंदाकिनी, है ना, ये दोनों एक ही है, केदारनाथ से जो आ रही है। काली गंगा या मंदाकिनी जो है रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। फिर देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। इसके अंदर गंगोत्री से निकली जो भागीरथी है वो आके मिलती है अलकनंदा से। जहाँ देव मिलेंगे वहां से सब, वहां क्या होंगे? सब भाग के आएंगे, ठीक है। तो भागीरथी और देवप्रयाग हो गया, है ना। तो ये हो गए अपने पंच प्रयाग। विष्णु प्रयाग धौलीगंगा, नंद प्रयाग नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग पिंडर हो गया, रुद्र प्रयाग मंदाकिनी काली गंगा हो गई, ठीक है। ये सारे बाईं ओर से आ रहे हैं, मंदाकिनी आपके दाईं ओर से आ रही है, और आपकी भागीरथी दाईं ओर से आ रही है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है वो, है ना। अच्छा जी, फिर जो ये जो देवप्रयाग पे आके ये सारे मिल रही है, वहीं से अपने बनती है
ये जो संयुक्त धारा उसको कहते हैं हम गंगा। यहाँ से ये क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। हरिद्वार से ये अपने मैदानों के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो है टिहरी बांध, ठीक है, ये बिलांगना नदी आके भागीरथी से मिल रही है, तो वहां पे बना हुआ है टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। अच्छा जी, फिर बात करते हैं गंगा के बारे में और जो काम की बातें हैं। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी आगे जाके नीचे यहाँ तक, है ना, ये जो डेल्टा बना रही है, तो इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है ना। तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है यहाँ तक। ठीक है। अच्छा, ये भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बना रही है, देखो कितना भारत जो है ये कवर कर रही है ना। तो बहुत ज्यादा भारत कवर कर रही है, इसलिए ये भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाती है ना। अब कौन सी नदी इसमें बाईं तरफ से आके मिल रही है, कौन सी दाईं तरफ से आके मिल रही है, वो अपने से बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है। बाईं ओर से, जो बाईं ओर से आकर जो मिल रही है, वो है रामगंगा हो गई, शारदा, घाघरा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, राप्ती, कोसी, महानंदा, ऐसे बहुत सारी है ना। तो अ, एक ट्रिक तो बचपन में आपने यदि कभी सुनी हो तो, गोमती के घाघरा ने गंडक कोसी, राजस्थान में ऐसे बहुत 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 चली है ये ट्रिक, है ना, बचपन में हमारे। तो राम की गोमती ने घाघरा पहनकर गंडक को बूढ़ी कोसी के पास महानंदा पर बेचा। राम राम की गोमती ने घाघरा पहनकर गंडक को बूढ़ी कोसी के पास महानंदा को बेच दिया। ठीक है। तो राम से तो रामगंगा, ठीक है, गोमती से गोमती हो गया, ठीक है, घाघरा से घाघरा हो गया, है ना, बूढ़ी कोसी, है ना, तो बूढ़ी गंडक भी हो गई और कोसी भी हो गई, है ना, के पास महानंदा को बेचा। एक ये जो शारदा है, ये घाघरा की सहायक नदी है ना, राप्ती जो है वो आपके घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है। तो ये हो गई बाईं तरफ की आपकी सहायक नदियां। अब इसके बाद में आपकी होती है दाएं साइड की सहायक नदियां। दाएं साइड से यमुना आके मिल रही है ना, फिर यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं, फिर आपकी सोन आके मिल रही है ना, और एक आती है पुनपुन आके मिलती है। ठीक है। तो ये तीन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हो गई। फिर यहाँ पे देखो, ये हुगली है ना, यहाँ से इसकी एक वितरिका निकल रही है। ठीक है। ये इधर ये फर्रगा नामक जगह है ना, जहाँ पे मैंने वक्त गुजारा है। अच्छा, जो भी है वो छोड़ो, क्या काम की बात नहीं ना वो। तो जो गंगा नदी है ना, वहाँ फरक्का नामक स्थान पर पहुंचती है, तो ये दो भागों में टूट जाती है। ठीक है। एक शाखा तो बांग्लादेश की तरफ चली जाती है ना, तो बांग्लादेश में जैसे ही ये गंगा पहुंचती है, तो इसको बोल देते हैं क्या, पद्मा। तो गंगा का नाम क्या हो जाता है वहां पे, पद्मा। और जो शाखा नीचे पश्चिम बंगाल से में आती है, उसे कहते हैं हुगली। उसको क्या कहते हैं, हुगली। अब जो ये हुगली नदी है ना, इसको विश्व घाटी नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, अचानक अपना रास्ता बदल कर तबाही मचा देती है ना। कोलकाता में से भयंकर ऐसे कभी बाढ़ बाढ़ कुछ भी, है ना। तो ये क्या है, अपने साथ अवसाद लेके, अवसाद जो है वो जमा करती है ना, तल के अंदर बहुत भयंकर ऐसे अवसाद जमा करती है, जिसे सॉरी, कोलकाता बंदरगाह पर जहाज नहीं आ पाते। इसी अवसाद को साफ करने के लिए पीछे आपने क्या बना दिया, फरक्का बैराज जो है, वहां से आप क्या करोगे, पानी छोड़ोगे, ताकि ये गाद जो है वो आगे इसके अंदर चला जाए। ठीक है। इसके किनारे पर आपके कोलकाता और हल्दिया जो है वो इसके किनारे बसे हुए हैं, है ना। तो ये वाली बात हो गई अपने हुगली की। फिर ये एक और नदी दिख रही है आपको, दामोदर नदी, है ना। दामोदर नदी की बात कर ले क्या, है ना, इसको बंगाल का शोक कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में हमने जब हम पठार पढ़ रहे थे, है ना, छोटा नागपुर पठार जब पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे बात की थी कि छोटा नागपुर पठार है, वहां से ये दामोदर नदी का उद्गम होता है, जिसे भारत की रूर घाटी कहा जाता है। कोयले बहुत ज्यादा है इधर, है ना, कोयले के भंडार है ना। और ये एक भ्रंश घाटी से बहती है, ये वाली बातें भी हमने की थी, है ना। और रूर घाटी क्यों कहते हैं इसको,
क्योंकि जर्मनी के अंदर एक रूर नदी है, वो भी कैसे है, वहां पे भी है कोयले के भंडार है, और बिल्कुल ऐसे काली नदी होती है वो, है ना। ये जो दामोदर नदी है ना, ये अ, जैविक रूप से मृत है ना। इसमें फैक्ट्रियों का कचरा इतना ज्यादा गिरता है कि बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जैविक रूप से मृत नदी भी कहते हैं। ठीक है। जो दामोदर नदी है ना, इसके ऊपर अमेरिका के अंदर टेनेसी नदी है, वहां पर एक नदी घाटी परियोजना चलाई गई थी, है ना। उसको देखकर हमने भी दामोदर के ऊपर जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी वो चलाई थी 1948 में। इसके ऊपर 4 बांध है। कितने बांध है? 4 बांध है। कोनार, मेथन, तिलैया और पंचात, पंचेत, है ना। कोनार, मेथेन, तिलैया और पंचेत। तो ये हो गए दामोदर नदी के बारे में बातें। ठीक है। और अब जो है इधर की देर, अब देखो ये यमुना की मिल रही है ना, काफी लंबी है ये, है ना। यमुना के बारे में बात कर लेते हैं। और एक ये सोन, है ना, ये काफी बड़ी बड़ी नदियां हैं, है ना। ये इसकी सहायक नदियां, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यमुना के बारे में बात करें तो ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है। ये उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद है, उसकी जो बंदरपूंछ नाम की चोटी है, वहां से यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर आपका जो प्रयागराज है ना, इलाहाबाद जिसको पहले बोलते थे, यहाँ पर आके गंगा से मिलती है। इसकी जो लंबाई है 1375 किलोमीटर है। इसके किनारे पर हमारी राजधानी दिल्ली है ना। इसी के किनारे आगरा का ताजमहल बना हुआ है ना, मतलब आगरा भी इसके शहर है। मथुरा जो है वो भी इसी के किनारे पर है ना। ये नदी भी क्या है, बहुत ज्यादा प्रदूषित है ना। अब इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं, है ना। इसके जो दाईं तरफ से जो नदियां मिलती हैं वो है टोन्स, गिरी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इसको ऐसे ही याद रखो आप, टोन्स, गिरी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। टोन्स, गिरी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ऐसे की ऐसे यमुना की सहायक नदियां याद रखो, टोन्स, गिरी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है। ये थोड़ी राइमिंग सी हो रही है। ये दाईं साइड की हो गई। अच्छा, अब इसके यमुना के बाईं साइड की यदि बात करें तो हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा। हिंडर, रिंद, सेंगर, वरुणा। हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा यमुना नदी की बाईं तरफ की सहायक नदियां हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ डैम प्रस्तावित है। एक तो किसाऊ, जो टोंस नदी के ऊपर बनने वाला है ना। टोंस दाएं साइड की सहायक नदी है। रेणुका जी, जो कि गिरी नदी पर है। लखवार जो है खुद यमुना के ऊपर बनने वाला है। फिर आपके ये आपको दिखाई दे रही होगी सोन नदी। सोन नदी का जो है उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ से, है ना। ये सीधे उत्तर की तरफ भागती है, और बिहार में जो पटना है ना, वहाँ पे सोनपुर, आरा के पास जो है गंगा नदी से ये मिल जाती है। ठीक है। इसके जो बालू है उसके अंदर सोने के कण पाए जाते हैं, प्लेसर निक्षेपण जो होते हैं ना, जो सोने के प्लेसर निक्षेप, है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, सोन नदी है ना। और इसकी जो सहायक नदियां हैं सोन की, रियंद और उत्तरी कोयल। रियंद और उत्तरी कोयल, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब इसकी जो सहायक नदी रियंद है ना, इस पर रियंद बांध बना हुआ है, जिसके पीछे जो रियंद है, इसके ऊपर जो गोविंद पंत, सॉरी, रियंद के ऊपर जो रियंद बांध बना हुआ है उसके पीछे गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय बना हुआ है, जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत जो जलाशय है वो। ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी जो बाईं ओर की सहायक नदियां हैं उनके बारे में। ठीक है। एक तो गोमती है ना। गोमती जो है अवध के मैदानों के प्रमुख नदी हो गई, है ना। इसके पास में लखनऊ शहर है ना, जौनपुर है, वो इसके पास में बसे हुए हैं, है ना। फिर आपके आती है ये घाघरा नदी, है ना। जो घाघरा नदी है ना, इसका पुराना जो नाम था वो सरयू या कर्णाली था। क्या नाम था इसका पहले? सरयू या कर्णाली। ये आ कहाँ से रही है? ये देखो यहाँ से नेपाल से आ रही है। किधर से आती है? ये नेपाल से। और ये नेपाल की सबसे लंबी नदी प्रणालियों में से एक है ना। ये तिब्बत में मापचा चुंगो ग्लेशियर है, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है। ये जो नदी है वो 3 धाराओं से मिलकर बनी होती है। कितनी धाराओं से? 3 धाराओं से। तिला, सेती और बेरी। तिला, सेती, बेरी से घाघरा नदी बनती है। ठीक है। नेपाल के अंदर इसको कर्णाली कहते हैं।
नेपाल में घाघरा नदी को क्या कहते हैं? कर्णाली कहते हैं। एक सीसा पानी गोर्ज है ना? यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही गहरा और डरावना गोर्ज। गोर्ज का मतलब क्या होता है? खाई, है ना? तो नेपाल के अंदर सीसा पानी गोर्ज ये बनाती है। ठीक है। इसकी यदि सहायक नदियों की बात करें तो शारदा है ना, जो भारत नेपाल बॉर्डर पर काली या चाइक जिसको कहते हैं, जिसको लेके काफी विवाद भी रहता है ना, अपने और नेपाल के। अच्छा जी। फिर उसके बाद में जो है आपके इसी की एक और सहायक नदी है सरयू, है ना, जिसके किनारे भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या बसी हुई है। कौन सी? अयोध्या। सरयू की नदी है, सरयू नदी के किनारे है। और दूसरी नदी है राप्ती। दूसरी कौन सी है? ये देखो, राप्ती। ठीक है। तो ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, है ना? शारदा, सरयू और राप्ती घाघरा की सहायक नदियां हैं, है ना? ये बिहार के अंदर जाके छपरा नाम की जगह है, वहां पे गंगा मैया में विलीन हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में है गंडक नदी, है ना? तो नेपाल के अंदर ये दो धाराएं हैं नेपाल में, वहां से एक तो काली गंडक और एक त्रिशूल गंडक, वहां से ये मिलती है तो बनती है गंडक। ठीक है। ये बिहार के चंपारण के अंदर जहां से गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, है ना, वो वहां से ये मैदानों के अंदर गंडक जो है प्रवेश करती है। ठीक है। अच्छा जी। ये पटना के पास जो सोनपुर है, वहाँ पे गंगा मैया में विलीन हो जाती है। वहीं सोनपुर, जहाँ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेल जो लगता है, वो है सोनपुर। वहाँ पे आके ये जो गंडक है वो गंगा में मिल जाती है। उसके बाद में है ये देखो कोसी नदी, है ना? ये पूरी ज्योग्राफी की सबसे सनकी और सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली पूर्ववर्ती नदी है ना? कि मैं जाऊंगी अपने रास्ते से और मेरा मन होगा तब मैं रास्ता बदल लूंगी, है ना? तो ये क्या है, तिब्बत के पहाड़ों से निकलती है। कोसी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पहाड़ों से निकलती है। फिर नेपाल के अंदर तीन मुख्य धाराओं अरुण कोसी, सोन कोसी, तुमुर कोसी के मिलने के बाद इसे सप्तकोसी कहते हैं। नेपाल के अंदर तीन मुख्य धाराएं कौन कौन सी हैं? अरुण कोसी है, सोन कोसी है, तुमुर कोसी है। इनसे इनके मिलने के बाद में ये क्या कहलाती है? सप्तकोसी कहलाती है। ठीक है। फिर इसको बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नदी पहाड़ों से अपने साथ कतई भारी मात्रा में अवसाद लाती है, मिट्टी कंकड़ वगैरह, है ना, और उसे मैदानों में बिछा देती है। इससे इसका खुद का रास्ता हो जाता है ब्लॉक, और ये अचानक से नया रास्ता ले लेती है। अब नया रास्ता बनाएगी तो पूरे बिहार में पानी पानी कर देती है, तबाही मचाती है। ऐसे लोग करते हैं त्राहीमाम त्राहीमाम त्राहीमाम। इसलिए जो कोसी नदी है उसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है। ये बिहार के अंदर एक जगह है, उसका नाम है काटेहार या कुर्सेला। वहां पे जाके गंगा में समा जाती है। ठीक है। ये हो गई अपनी कोसी नदी। ठीक है। फिर आती है महानंदा। कौन सी? महानंदा। जो महानंदा है वो पश्चिम बंगाल की जो खूबसूरत दार्जिलिंग पहाड़ियां हैं, वहां से ये निकलती है। ठीक है। ये भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के पास गंगा में मिलती है, और ये बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सबसे आखिरी सहायक नदी है। ठीक है। देखो, बाईं ओर से सबसे आखिरी में आके ये मिल रही है, इसके बाद में कोई सहायक नदी नहीं मिल रही है। ठीक है। तो ये थी अपनी गंगा नदी। ठीक है। चलो देखें क्या क्या हमने पढ़ा। तो गंगा नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? देवप्रयाग उत्तराखंड से, है ना? अलकनंदा और भागीरथी नदियां जो है उनके संगम से हो रहा है। ये सबसे लंबी नदी है भारत की, 2525 किलोमीटर। भारत के सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। भागीरथी और उसकी सहायक जो भिलांगना है के संगम पर टिहरी बांध है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है ना? अच्छा, हरिद्वार में गंगा जो है मैदानों में प्रवेश करती है। सहायक नदियों की हमने बात कर ली, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, है ना? दाएं ओर से यमुना, सोन, पुनपुन, है ना? ये हो गई, है ना? अच्छा जी। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, समझा चुका हूँ। हुगली जो है गंगा की वितरिका है। फरक्का पश्चिम बंगाल में, इसकी सहायक नदी दामोदर और मयूराक्षी है। तल में अवसाद जमा होते हैं, बाढ़ की समस्या, इसलिए इसको विश्वासघाती नदी कहते हैं। फरक्का बैराज अवसाद साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। किनारे कलकत्ता है, बंदरगाह कलकत्ता और हल्दिया है। ठीक है। दामोदर, दामोदर जो है छोटा नागपुर पठार से होती है उद्गमित, और ये पश्चिम बंगाल में हुगली में इसका संगम होता है।
और प्रमुख सहायक जो है इसकी बराकर है, बरंस घाटी में बहती है, कोयले के भंडार होने के कारण से भारत की रूर घाटी कहते हैं, और बंगाल में बाढ़ की समस्या उत्पन्न करने के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। टेनेसी परियोजना के आधार पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो है दामोदर नदी घाटी पर अपने बनाई गई। जो बांध है वो है चार, कोनार, मेथन, तिलेया और पंचेत। ठीक है, अत्यधिक प्रदूषित है इसलिए जैविक रूप से मृत नदी है। अब दाएं ओर से गंगा की सहायक नदियां, यमुना की हमने बात की, यमुनोत्री, यमुनोदय, बंदरपुर चोटी उत्तराखंड, वहां से जो है ये उद्गमित होती है, प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है ना। गंगा जो है इसके जो किनारे शहर है दिल्ली, आगरा, मथुरा है। प्रदूषित नदी है, जैविक रूप से मृत है। इसकी दाईं ओर से टोंसगिरी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, टोंसगिरी, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, या बेतवा केन, जैसी भी आप याद रखो। बाईं ओर से हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा, हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा। प्रस्तावित जो परियोजना है वो किसाऊ, टोंस पर, रेणुका जी गिरी पर, लखवार, यमुना पर। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। सोन का उद्गम होता है अमरकंटक, पठार, मध्य प्रदेश से। पटना से के पास सोनपुर, आरा में गंगा में संगम होता है। सोने के प्लेसर प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं, इसीलिए तो नाम सोन है। सहायक नदियां हैं रेंद और उत्तरी कोयल। रेंद बांध पर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय बना हुआ है। बाईं ओर की सहायक नदियों की बात करें, रामगंगा गेरसण के पास गढ़वाल पहाड़ियों से उत्तराखंड से रामगंगा का उद्गम होता है। कन्नौज के पास गंगा में संगम होता है। नजीमाबाद से रोहिलखंड मैदानों में प्रवेश करती है। जिम कार्बेट या रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्या है, ये इसके किनारे है, मतलब उसके अंदर से ये बहती है ना। अच्छा, फिर गोमती जो है अवध मैदानों की प्रमुख नदी है, किनारे पर लखनऊ और जौनपुर है। घाघरा जो है ये देखो तिला, सेती और बेरी जो है इनके मिलने से होती है, और तिब्बत के मापचाचुंगो ग्लेशियर से ये होता है इसका उद्गम, है ना। तिला सेती धाराओं से निर्माण होता है, नेपाल में इसको कर्णाली कहते हैं। सीसा पानी में गोर्च का निर्माण करती है। छपरा गंगा में संगम। सहायक नदियां उत्तराखंड नेपाल सीमा पर भाव, नाम कालिया, चाई, शारदा जो है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है। गंडक जो है काली गंडक, त्रिशूल गंडक धाराओं के मिलने से नेपाल में इसका उद्गम होता है। चंपारण में मैदानों में प्रवेश करती है। पटना के पास सोनपुर में गंगा में संगम होता है। कोसी नदी जो है वो तिब्बत की पूर्ववर्ती तिब्बत से निकलने वाली पूर्ववर्ती नदी है। अर्णकोसी, सोनकोसी, तुमुरकोसी नेपाल में मिलने से इसको कहते हैं सप्तकोसी। अधिक मात्रा में अवसाद लाते हैं, बाढ़ की समस्या होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक। महानंदा जो है वो उसका उद्गम होता है दार्जिलिंग पहाड़ियों से। भारत बांग्लादेश सीमा पर ये इसका संगम होता है। ठीक है, तो ये जो है अपने गंगा खत्म होती है। ठीक है, इसके बाद हम अपने पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र। इधर से ये जो ब्रह्मपुत्र आ रही है ये पढ़ेंगे, और फिर अपने जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की नदियां जो हैं वो पढ़ेंगे कल। तो कल या फिर परसों जब भी अपनी नदियां हैं वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।